अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आर्मी चीफ से मुलाकात खुशाइंद भी है या अभी भी इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफत ही करनी है? तहरीक इंसाफ ये दो रंगी सियासत पर बड़ी कंफ्यूज नज़र आ रही है। अखबारात देखें तो जो मीटिंग चंद दिन पहले हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसमें बैरिस्टर गौहर ने बाहर आके 2 दिन बाद उन्होंने बताया भी कि हाँ मीटिंग हुई और मैं भी इस मीटिंग में शरीक था, तो इस मीटिंग पर अखबारात में तो ऐसे लग रहा है और टीवी प्रोग्राम्स में जब पीटीआई के लोग इस पर शादियाने बजाते हुए नज़र आ रहे हैं, बयानात से लगता है कि जैसे वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारी बात तो हो गई है, जैसे वो एक ही मीटिंग सारी जो सियासी मुखालफतें हैं उन पर भारी पड़ गई हो। यही नहीं, इस मीटिंग के होने ना होने को पहले पीटीआई छुपाती रही, यानी तस्दीक से पहले तरदीद ने शकूक व शुबहात पैदा किए जो तवक्को कम अज़ कम एक सियासी पार्टी से नहीं की जा सकती, और पार्टी भी वो जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अलम बुलंद करके खड़ी हुई हो। बहरहाल एक तरफ मीटिंग को अहमियत, बल्कि बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, यानी उन्हें बैक डोर मुज़ाकरात का नाम दिया जा रहा है, पॉजिटिव जेस्चर्स की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात और पोस्टें भी वैसे की वैसे जारी है। अगरचे इमरान खान को अडयाला में उनका जो सोशल मीडिया है उस तक ज़ाहिर है उनको तो एक्सेस नहीं है, लेकिन जो भी उनका सोशल मीडिया, उनका ट्विटर एक्स हैंडल कर रहा है, जो भी वो करता है इमरान खान उसको ऑन ज़रूर करते हैं। गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर इमरान खान के ट्विटर हैंडल से फ़ौज के ख़िलाफ़ एक सख्त ट्वीट आया जिसमें मौजूदा हालात को एक बार फिर से 1971 के हालात से बदतर करार दिया गया, उन हालात से जोड़ा गया। कहा गया कि 1971 में भी एक आमिर की वजह से हालात ख़राब हुए और आज भी मुल्क में जो है वो आमरीत ही है। इमरान खान के इस ट्वीट ने पीटीआई के हुकूमत से एलानिया और इस्टेब्लिशमेंट से मुबैना बैक चैनल मुज़ाकरात को ख़तरे में डाल दिया है। सवाल उठ रहा है कि अगर पीटीआई सिस्टम से कोई रिलीफ चाहती है तो फिर जारहाना मूड से बाहर आने के लिए क्यों तैयार नहीं है? कुछ अरसे के लिए अपना एक्स खामोश इमरान खान साहब क्यों नहीं कर देते इन सख्त बयानात के हवाले से? सवाल उठ रहे हैं कि इमरान खान जिन ताकतवर हलकों से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं, टूटे राब्ते बहाल करना चाहते हैं, उन्हीं को 1971 का जिक्र करके बार बार क्यों तनकीद कर रहे हैं? क्या ये हकीकत है कि पार्टी के अंदर ये तकसीम मौजूद है कि पार्टी को अब इदारों के साथ बराह रास्त महाज आराई की बजाय मुफाहमत की राय लेनी चाहिए, और पार्टी के अंदर ही ये राय भी मौजूद है कि पीटीआई का जो बेलगाम सोशल मीडिया है इसको कंट्रोल ना किया गया तो एलानिया और खुफिया बातचीत की कहानी पर बिल्कुल फुल स्टॉप लग सकता है। दूसरी तरफ इमरान खान ने 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। सवाल ये है कि क्या पीटीआई ने यौम स्याह मनाने में देर नहीं कर दी? तहरीक इंसाफ के पुराने साथी फवाद चौधरी तो अक्सर ये एतराज़ करते आए हैं, आज भी वो ये एतराज़ करते हैं कि 8 फरवरी को जो वोट इमरान खान को मिले, पार्टी लीडरशिप उसका तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकी, वो ले ही नहीं सकी, वो वापस ही नहीं ले सकी। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि ये पीटीआई की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने इंतखाबात के अगले रोज़ से ही एहतजाज शुरू नहीं किया था। जहाँ पीटीआई मुल्क गिर यौम स्याह मनाने की प्लानिंग कर रही है, वहीं ये नुकता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब 190 मिलियन पाउंड केस में मकबूल तरीन जमात के बानी यानी इमरान खान को 14 साल की सज़ा होती है तो पूरे मुल्क में कहीं कोई एहतजाज नज़र नहीं आता। गुज़श्ता रात कोर कमेटी के इजलास में भी कुछ मेंबरान पार्टी लीडरशिप पर सवाल उठाते नजर आए कि एहतजाज क्यों नहीं हुआ? क्या एहतजाज ये वक्त की ज़रूरत थी, या इसको आप अरेंजमेंट कह लें कि अगर एहतजाज के लिए अब की बार लोगों को बाहर निकाला तो जो बैकडोर चैनल जिनको ऑन कर रही है पीटीआई वो इससे मुतासिर हो सकते हैं। इसी पर बात करेंगे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भच्चर साहब आपका। ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो बड़ा पॉजिटिव जेस्चर देते हैं बैरिस्टर गौहर, इस्टेब्लिशमेंट से मीटिंग का बकौल उनके सारे हालात बताए, बकौल उनके जो ज़्यादतियाँ हुई वो सब कुछ बताया, बकौल उनके कि आगे से पॉजिटिव जेस्चर भी आया। अगर दूसरी तरफ से पॉजिटिव जेस्चर आ रहा है जहां पर आप लोगों की बात करने की ख्वाहिश थी, इमरान खान की ख्वाहिश थी, गंडापुर साहब के बैकडोर चैनल राब्ते थे, लेकिन हमने देखा
कि जैसे ही 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आता है तो फिर इमरान खान साहब का जो एक्स है, ट्विटर जो भी उनका हैंडल कर रहा है, सोशल मीडिया, ऐसी सख्त ट्वीट आ जाती है। फिर एस्टेब्लिशमेंट को बार बार 1971 का जिक्र करके आप याद करते हैं और मौजूद इल्जाम ठहरा रहे हैं कि जिस तरह 1971 में एक डिक्टेटर की वजह से मुल्क टूटा, सारा जिम्मा वो डालते हैं। आज भी उसी सूरत हाल से जोड़ना, ये किस तरफ आप लोग चल रहे हैं? आप तो लगता है खुद कंफ्यूज है मलिक अहमद बचर साहब, आप लोगों की पार्टी कंफ्यूज है कि करना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, सबसे पहले तो मैं ये आपको कैटेगोरिकली ये बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट से जो हमारी मुलाकात है वो हमने इन दूसरों की तरह छुपाई नहीं, बल्कि जेल के अंदर से खान साहब ने खुद अपने एक बयान में ये कहा कि ये बहुत अच्छी बात है और वो गुड जेस्चर दिया कि आर्मी चीफ के साथ चेयरमैन हमारी पार्टी के जो है गौर खान, उनकी मुलाकात हुई है। तो मैं ये नहीं समझता कि इसमें कोई बैकडोर का मामला तो उस वक्त ही ख़त्म हो गया जब हम ओपनली, हमारे बानी पीटीआई और चेयरमैन गौर खान इन्होंने सारा कुछ ऑन किया और बल्कि चेयरमैन साहब ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। एक बात तो इधर आ गई कि हम बैकडोर चैनल का जो लफ्ज है वो इस बात, सर 2 दिन पहले तक बैरिस्टर गौहर साहब छुपा रहे थे, वो कह रहे थे पता नहीं कौन खबरें चलवा देता है, कौन खबरें उड़ा देता है, तो जाहिर है इजाजत मिली तो उन्होंने ऑन किया ना। डेफिनेटली अब बानी पीटीआई की इजाजत से ही उन्होंने ऑन करना था। पार्टी पॉलिसी होती है, इतनी बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो हमने तो उस वक्त ही करना था जब हमारी जब बात हुई उनकी बानी पीटीआई से, तो उस वक्त उन्होंने खुद जब बताया तो चीज सामने आ गई। हमने कोई चीज छुपाई नहीं है। बात असल में ये है जी, देखिए मैं अर्ज करता हूँ आपको कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। अगर मवाजना देखिए, एक तो ये जो ट्विटर वाला है, ये इस 190 मिलियन जिसको ये कहते हैं कि ये अल-कादिर ट्रस्ट वाला जो मामला है, इससे ये पहले का ये ट्वीट है और उसके भी मैं कंटेंट्स आपको बता देता हूँ। देखें, कतन किसी किस्म का कोई ये इसका मकसद ये नहीं होता कि हम कोई महाजराई चाह रहे हैं। नहीं, ये ट्वीट पहले का नहीं है सर, ये ट्वीट पहले का नहीं है। जिस दिन सजा होती है इमरान खान को, वो एक बड़ी ट्वीट है, मेरे सामने खुली हुई है ट्वीट। उसके एक पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि मैं एक बार फिर कौम को कहता हूं कि हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें, पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। इसके नीचे का पैराग्राफ है कि आज अल-कादिर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। ये पुराना ट्वीट नहीं है, ये उस दिन का ट्वीट है जिस दिन फैसला आया है। अदलिया की साख तो आपके सामने। देखिए, 14 साल उन्होंने अगर सजा सुनानी थी, मुझे एक बात बता दें, क्या रॉकेट साइंस थी कि 1 महीना तक ये रोके रखा फैसला? पहली बात। दूसरी बात, अगर प्राइमरी का पर्चा भी लीक हो जाए ना तो उसकी अहमियत भी नहीं रहती। ये तो हमारे हसन अयूब साहब और मालिक साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको तो पहले से पता था कि 14 साल सजा होनी है। तो ये कैसी सजा थी कि हर बंदे को पता था? आप नून का बच्चा कह रहा था। आप लोगों की तो जंग ही 8 फरवरी के बाद इस बात से शुरू हुई, बल्कि तहरीके अदम एतमाद के बाद से इमरान खान ने तो जंग ही इस बात पर शुरू की ना कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में, सियासतदानों को तो मर्जी से काम नहीं करने दिया जाता, मुझे भी मेरी मर्जी से काम करने नहीं दिया जाता था। आप लोगों की तो जंग ही इस बात पर थी। अब आप उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। शाजिया बहन, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। हम तो अभी भी कह रहे हैं, हम ये नहीं तो शादियाने क्यों बजा रहे हैं? बात हो गई, मुस्बत रद्द-ए-अमल आया, अच्छा जेस्चर था। बात सुने, एक मेन टूल है आपका, एक आपके पास दस्तूर की किताब है। जब तक तमाम सियासी पार्टियां ये फैसला नहीं करेंगी कि उस दस्तूर की किताब के मुताबिक आप स्टेब्लिशमेंट को किरदार उसमें नहीं लेके जाएंगे तो स्टेब्लिशमेंट तो असरअंदाज होगी। स्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी होगी, इन्होंने भी बातचीत की, हमने तो ओपनली बताया है कि हमारी बातचीत शुरू हुई है, तो हमने तो कौम को बता दिया है। और उसके बाद खान साहब अपने स्टांस पे खड़े हैं कि 9 मई और 26 नून लीग तो कह रही है कि जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। आप लोग इंटरफेरेंस की दावत दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं फौज जिसका ये काम ही नहीं है सियासत में इंटरफेयर करना। देखिए, उसकी वजह यह है कि इनके पास तो अक्सरियत ही नहीं थी। फॉर्म 45 के तहत तो देखें इनकी तो सीटिंग उतनी नहीं बनती जितनी से गवर्नमेंट बनती है। तो हमने उलाने वालों के साथ भी तो साथ बात करनी है ना जी। अगर इनमें अख्तियार होता, मैं अर्ज करता हूँ आपको कि इनमें अख्तियार होता, तो जब 8 फरवरी को इनको इख्तियार मिल चुका,
जिस तरह भी मिला। तो हमारा पहला मुतालबा यही था कि 9 मई का जुडिशल कमीशन बना। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप लोग चाहते हैं ये मुज़ाकरात उधर हों, कामयाब हों, तो क्या, और आप लोगों ने तो ये भी कहा था कि अल-कादिर ट्रस्ट में अगर सज़ा हो भी जाती है इमरान खान को तो जो डायलॉग हो रहे हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके की ट्वीट्स की जा रही हैं इमरान खान साहब के एक्स से, क्या अब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा? जिस इदारे के साथ आप बातचीत कर रहे हैं उसी को आप ला कर खड़ा कर रहे हैं अवाम के सामने और आप कह रहे हैं कि यही मुल्क की हालात की खराबी के जिम्मेदार हैं, तो अभी भी आप समझ देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बातचीत पर? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, जिस भोंडे अंदाज से खान साहब को सजा सुनाई गई, जिस भोंडे अंदाज से एस्टेब्लिशमेंट में तो नहीं सुनाई ना, उन्होंने तो नहीं सुनाई। मेरी हर सुन, जिस भोंडे अंदाज से उनकी वाइफ को सजा सुनाई गई सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने मुआवनत की है खान साहब की, यानी आप जज साहब के आप फैसले में रिमार्क्स देखे ना जी वो क्या दे रहे हैं। चले, मैं समझता हूँ जो हमारे मुज़ाकरात शुरू हुए हैं उस पर डेंट जरूर पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि उस पर डेंट बिल्कुल पड़ेगा। और ये सजा इसी वजह से सुनाई गई है कि जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक हवा चली, हमारी एक वाइब आई, खान साहब ने अप्रिशिएट किया कि मुल्क और कौम के लिए ठीक है अगर आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने फैसले सुन के मेरिट पे अपना अदालत में मुकाबला करके अपने हक में फैसले करवा के, बिकॉज वो बेसलेस फैसले हैं, तो वो उस वक्त ही वो मुझे एक बात बताएं भच्चर साहब, जाहिर है खान साहब की तो सोशल मीडिया तक ऐसे उनकी तो कोई एक्सेस है नहीं है, जाहिर है बाहर से उनका सोशल मीडिया हैंडल हो रहा है, जब ऐसी ट्वीट्स आती हैं क्या उससे पहले इमरान खान साहब को एतमाद में लिया जाता है या करके बाद में बताया जाता है? तो वो बिल्कुल राजी होते हैं कि हाँ ज़बरदस्त सही आप लोग लगे हुए ट्वीट्स करने के लिए, वो एग्री होते हैं इन सारी ट्वीट्स से? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, इसका मुझे तफसील का तो नहीं पता कि एक्चुअली होता क्या है, लेकिन सोशल मीडिया जो हमारा अपना सोशल मीडिया जो हमारे जिस तरह खान साहब के ट्विटर हैंडल हो रहा है या और हमारे जितने भी हैंडल हो रहे हैं जो हमारे पीटीआई के हैं, डेफिनेटली हम ओन तो उनको करते हैं जी। ये तो नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि हम उनको ओन नहीं कर, उसका मतलब इस ट्वीट को भी आप लोग ओन तो कर रहे हैं ना जो खान साहब ने। अगर खान साहब ने तरदीद नहीं की तो ओन ही हो रहा है जी, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि अगर खान साहब ने इसको नहीं इस पे अभी तक कोई रिमार्क। तो आप मुझे एक और बात बताएं, क्या पार्टी के अंदर भी इस चीज़ पर मुखालिफत है कि इस तरह की ट्वीट से कुछ अरसे के लिए बाज रहना चाहिए, इदारों के खिलाफ ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए, कोई हाथ हौला रखना चाहिए? क्या पार्टी में ये डिवीजन है, एक ग्रुप है जो ये कहता है कि इस तरह की अगर आप ट्वीट्स करेंगे तो मामलात सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ेंगे? देखिए, हर पार्टी में एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं, मॉडरेट माइंड भी होते हैं और ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट मेरे जिन फोरम्स पे मैं हूँ उन पे कभी ये बात नहीं हुई इस किस्म की, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ, क्या आप नहीं समझती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो सामना कर रही है जिन हालात का, वो टोटल ही या एक सिविल मार्शल लॉ के हालात हैं। तो जिनके पास इस वक्त असल ताकत है, जो उनको लाने वाले हैं, तो उनसे तो हमने बात करनी थी और उनसे अगर बात की है, अगर देखिए इंसिडेंट हुए पाकिस्तान, मतलब ये वो मसला है ना, एक हाथ गर्दन पे रखा हुआ है आप लोगों ने, दूसरा हाथ पैरों पे रखा हुआ है आप लोगों ने, ये आप लोगों का मसला है। हमने दोनों हाथ बिल्कुल ना गर्दन पे रखे हुए हैं न पैरों पे रखे हुए हैं, हम दोनों हाथों से समझते हैं कि ताली बजती है और हम कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले इसी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को कहते रहे कि आप जुडिशल कमीशन बना दें, आप इस वक्त एक गुड जेस्टर दें, इनिशिएटिव लें, हमेशा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए वाकयात तो हुए हैं, अब इस मुल्क में जो वाकयात हुए हैं और जो स्याह वाकयात हुए हैं, सकूत ढाका भी उसमें है, भुट्टो साहब की जो जुडिशियल मर्डर उसमें हुआ है, एपी का जो स्कूल था अपना उसका पेशावर वाला APS, उसका वाकया स्याह तरीन वाकया है, हमारे बच्चे थे और उन वाकयात में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो मर्डर हुआ वो, उसके बाद लियाकत अली खान, उसके बाद आप वो देख लें ये जो अल-कादिर ट्रस्ट वाला जो फैसला है, ये इन स्याह वाकयात में से इजाफा हुआ। आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी उनका भी जिक्र किया, तो एक सवाल मेरे जहन में आ गया, क्योंकि रिसेंटली वज़ीर आला पंजाब
मरियम नवाज साहिबा ने 10वीं क्लास के निसाब को हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान की जो अहम ओहदे पर रही ख़वातीन है, उनका जो रोल है उसमें वो खुद भी शामिल है। उस चैप्टर में उन्होंने अपने जो काम किए हैं वो भी शामिल किया है, अपनी मरहुमा वालदा उनको भी शामिल किया है। नुसरत भुट्टो हैं, फहमीदा मिर्ज़ा हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम है, बल्कि सीधी हैं। चलें, कुछ ख़वातीन की तो समझ में आती है। ये जो मरीम नवाज साहिबा का अपने आप को भी शामिल करना, क्या ये जस्टिफाई करता है भच्चर साहब? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि क्या ये मरियम नवाज मेरे ख्याल में वही मैं औरत है और औरत कार्ड पे वो फायदा उठाती है। एक लिमिटेशन होती है औरत के बारे में बात करने के लिए हमारे माशरे में। तो मरियम नवाज को तो मैं अब संजीदा समझते ही नहीं जी। मरियम नवाज की क्या कंट्रीब्यूशन है? आप क्या उसकी इस बात को संजीदा समझेंगी? जो फौज जो हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा उसको तो संजीदा समझना पड़ेगा ना। नहीं, बच्चे उसको संजीदा नहीं समझेंगे और हम इसके खिलाफ अदालत में जा रहे हैं जी, इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा, ये इंतहाई भोंडा सा काम है। हम तो अदालत में जा रहे हैं कि करंट जो चीफ मिनिस्टर फॉर्म 47, हमें तो लगता है कि वो किताबों में तो ऐसे पॉजिटिव कैरेक्टर्स पढ़ाए जाते हैं जो तारीख में अमर होते हैं, जिन्होंने वाकई तारीख पे कुछ किया हुआ होता है। तो मैं भी ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आपको पता हो कि वाकई मरियम साहिबा ने भी कुछ ऐसा काम किया है कि हमारी आने वाली नस्लें चैप्टर्स पढ़ें। जी, टिकटॉक बड़ी अच्छी बनाती हैं जी। टिकटॉक उनकी टीम है पूरी, वो टिकटॉक बना रही हैं। धीरानी प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। धीरानी के उन्होंने पोस्टर इधर डिफेंस और गुलबर्ग में लगा दिए। मुझे आप शाजिया बहन ये बताएं कि कौन सा गुलबर्ग और डिफेंस में जो 1 लाख में किस बच्ची की शादी होती है? यानी इस किस्म के भोंडे, किसान का सत्यानाश कर दिया। गन्ने पे धीरानी प्रोग्राम तो अच्छा है, किसी की शादी, बच्चियों की शादियां जहेज देना करना, लिमिटेड मसाइल में अगर वो कर रही हैं तो यू शुड अप्रिशिएट उसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन आप देखें किस तरीके से ये कर रहे हैं तो आपको भी शर्म आएगी कि वालिदैन बेटी की तारीख रखने से पहले इनसे राब्ता करेंगे। इनके जो भी उधर अथॉरिटी होगी, ये कभी हमारे कल्चर में हुआ है। और उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उसके लगा रहे हैं, ये इश्तिहारात में लगा रहे हैं जी। तो मेरा तो ख्याल है कि ये मिट जाने वाले किरदार होते हैं जो अपने आप को प्रमोट करते हैं। अपने आप को प्रमोट करने वाला आज दिन तक को बच्चा तो नहीं है। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपोजिशन लिजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर साहब मेरे साथ थे। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। एक मीटिंग ने तो जैसे मुल्की सियासत का रुख ही बदल कर रख दिया हो। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात को हर कोई अपने अपने मानी दे रहा है, अपने अपने अंदाज में तशरीह कर रहा है। ज़ाहिर है इसकी एक वजह ये थी कि मुलाकात के मीटिंग मिनट सामने नहीं आए, बस तस्दीक हुई और फिर हर कोई उसे अपने अपने हक में मोड़ता हुआ नज़र आया। हत्ता कि मुस्लिम लीग नवाज़ को ये मीटिंग हज़म नहीं हो रही और उन्होंने तो ये वार्निंग दे डाली कि वो मुज़ाकरात बैक डोर करने हैं, तो जो फ्रंट डोर मुज़ाकरात हैं इनको छोड़ दें। इसी एतराज़ को लेकर अब इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात को नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। क्या ये बात सच है? नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस बेएतमादी और बदगुमानी वाले मुज़ाकरात के कामयाब होने की उम्मीद किसी को थी? चाहे वो सियासतदान हो, मगर मुज़ाकरात को हर सूरत नाकाम बनाने के मिशन पर लगे हों, तो ऐसे मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल हर कोई समझ सकता है। जहाँ सियासतदानों का एक दूसरे पर यकीन ना हो, एक दूसरे पर यकीन करने के बजाय किसी तीसरे पर यकीन हो, तो वहाँ मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल हर कोई समझ सकता है। जहाँ मुज़ाकरात को मुफाहमत की बजाय NRO+ की ऐनक से देखा जाए, तो वहाँ भी मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल हर कोई समझ सकता है। वहाँ क्या हल निकलेगा जहाँ सियासतदान बददिली से बैठे हों बल्कि बिठाए गए हों, तो ऐसे मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल हर कोई समझ सकता है। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात फ्रंट डोर से हों या बैक डोर से, लेकिन कोई हल निकलना चाहिए, ज़रूर निकलना चाहिए। मगर हुकूमत ही बैक डोर मुज़ाकरात पर एतराज़ उठा दे तो फिर ऐसे मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या होगा? जब नवाज शरीफ जेल में थे तब शहबाज शरीफ साहब की खुफिया मुफाहमती कोशिशें जायज़ थीं। अब इमरान खान जेल में है तो बैरिस्टर गौहर की एलानिया मुलाकातें भी किसी को हजम नहीं हो रही। ये हराम क्यों हो गई हैं?
जब आधी नून लीग मुज़ाकरात की टेबल पर बैठी हो और आधी नून लीग पर डायलॉग प्रोसेस को शट डाउन करने के इल्ज़ामात उन पर लग रहे हों, तो ऐसे मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल फिर क्या होगा? जहां अदालती फैसले सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ आएँ तो हक सच की फ़तह, मगर जब अपने ख़िलाफ़ आएँ तो सियासी इंतकाम का शोर। तो ऐसे में ऐसी सियासत का मुस्तक़बिल भी हर कोई समझ सकता है। तो इन हालात में जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, इवन दो तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात भी दे चुकी है। मैं बात करूंगी, मुझे वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ के जो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है, बैकडोर समझ लें या ऐलान भी उन्होंने कर दिया, इस पर इतनी तनकीद क्यों कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हम आपको पता है कि हम यही तो कहते हैं कि जो भी करना है आप खोल के बात किया करें। पहले भी ये लगे रहे लोग कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, किसी और जगह नहीं करेंगे, फिर वो इधर सियासी लोगों के पास आ गए। तो मैं समझता हूँ कि उनको पहले अपनी उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या। जो हम पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम कहते हैं जी बैकडोर आप जो करने चाहें उनसे करें, या हमारे साथ करने हैं तो हमारे साथ करें, ऐसी बात नहीं। हमें उनकी ज़हन की, उनकी सोच की समझ नहीं आती कि वो करना क्या चाह रहे हैं। सियासतदानों से बात करना चाहते हैं या बैकडोर बात करना चाहते हैं। फिर छोटी सी मुलाकात को जिस तरह उन्होंने फैलाया वो भी आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक वो उनके अंदर कोई और चीज़ है, PTI के अंदर बिल्कुल कोई मुख्तलिफ चीज़ है, कोई सोच में, दिल में, दिमाग में क्या, लेकिन सोच उनकी हमेशा जिस तरह नेगेटिव रही है, कोई फसाद क्रिएट करने की, और जिस तरह वो शारंगेजी करते हैं वो मुस्बत सोच वाले है ही नहीं। लेकिन उनको मजबूरन इस NRO के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही है कि कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। दिल उनका नहीं है। NRO लेने की कभी बात नहीं की राना साहब। NRO लेने की बात कौन करता है? NRO तो जब बातचीत आप करते हैं तो यही कहते हैं कि हमें NRO दें। NRO का लफ्ज नहीं है, लेकिन उसके जो NRO के अंदर चीजें होती हैं वही मांग रहे हैं ना। और क्या कहते हैं? वो कहते हैं बानी PTI को जुडिशल कमीशन बनाने को आप NRO का नाम लेते हैं, इस मुतालबे को NRO का नाम देते हैं आप लोग। ये जुडिशल कमीशन वाली बात तो अलग है ना, लेकिन वो तो कहते हैं नहीं बानी आप आज की बात ना करें, आप उससे पहले का जितना टाइम है वो आप देख लेना। तो आप इस तरह कायम करते हैं अपना जो इंट्रो आपने पेश किया कि जिस तरह पता नहीं हुकूमत कोई नेगेटिव हुकूमत तो पहले दिन से कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। हमें तो हमने बड़ी जदोजहद किया जमहूरियत के लिए। मियां नवाज शरीफ साहब जब आए पाकिस्तान में तो उस वक्त भी उन्होंने ये बात की मीनारे पाकिस्तान खड़े होकर कि सबको साथ लेके चलना, जैसे हमें सबको मिल के चलना चाहिए पाकिस्तान की खातिर। तो उस वक्त ही हर एक के साथ मैं बैठने को, बात करने को तैयार हूँ। तो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं समझ आती कि हम पे क्यों ये कहा जाता है कि जी शायद हम इस मुज़ाकरात को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर जहाँ इस किस्म की सोच, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा ना, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, या फिर आप ये मुज़ाकरात कर लें या वो मुज़ाकरात कर लें, कोई एक रास्ता चुन लेना। उन्होंने ठीक कहा ना कि आप कभी पहले भी बात करते थे कि इन जिससे हम बात नहीं करेंगे, हम तो बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान का मैं बात कर रहा हूँ जी जी। तो बात आ गई, सियासतदानों से हम बात करने को तैयार हैं। तो जब इधर आए हैं तो फिर एक इसके लॉजिकल एंड पे पहुंचाना चाहिए ना। आप बीच में शोशा छोड़ देते हैं कि हम फलां मुझे शख्स मिला है, फलां जगह हमारी मीटिंग हुई है, उसका फिर बात बताए ना क्या बात हुई है इनकी। उधर से जो बातें जो हमें पता चली है वो तो टोटल मुख्तलिफ है। वो तो क्या बातें हुई हैं, क्या बातें हुई? नहीं, जो जवाब मिला उनको पता है कि उनको क्या जवाब मिला है वहां से। तो आप जो इसका मतलब जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हमने मुल्की हालात के बारे में जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हुआ, जो कुछ उनके साथ हुआ, उधर बात करी और बड़ा उधर से पॉजिटिव जेस्चर आया, मुस्बत रद्द-ए-अमल आया, तो वो झूठ बोल रहे हैं गौहर साहब? ये उनसे पूछे ना जिनसे बात की और जिन्होंने बात की। देखे ना, मैं आपको बताऊं कि वो क्या मुस्बत जवाब आया। मीनिंग बाई कि वो उन्होंने माना कि हाँ बड़ी ज्यादती होगी और बड़ा ये जो केसेस हम तो कैसे कहते हैं ये बिल्कुल सही केसेस हैं और अदालतों में उसके फैसले होने हैं। अब इसमें कौन सी बात है? वो कहते हैं ये सजा हुई है, हम तो ये कर देंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, ये 1 मिनट नहीं ठहर सकता, ये उड़ जाएगा। वैसे ठहरा तो साइफर भी नहीं था।
नहीं तो किसने रोका हुआ है इनको? हाँ वो तो जा रहे हैं, अपील तैयार हो गई है। हाँ तो जाए ना, तो इसमें क्या फिर रोने धोने की बात कौन सी है? सही रोने तो ना ये तो मैं आपको बताऊं शादिया, ये बिल्कुल ये लोग हैं इसी तरह ही हैं, इनको बिल्कुल सुबह कोई बात करते हैं, शाम कोई बात करते हैं। तो अब आप लोगों के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मुतालबात दिए हैं, वो मानना नामुमकिन है, मुश्किल है, हुकूमत नहीं मान सकती क्या मुतालबात? जो जुडिशल कमीशन का भी उनका बड़ा अहम जो मुतालबा है कि आप 9 मई पर बना दें, आप 26 नवंबर पर बना दें, तो ये नहीं बन सकता जुडिशल कमीशन? देखिए ये जो मुतालबात उन्होंने दिए हैं, ये तो मैं उधर कमेटी में तो नहीं हूँ, लेकिन कमेटी वालों की जो मैंने बातें सुनी हैं वो तो कहते हैं जी एक मजाक उन्होंने एक चार्जशीट पेश कर दी है जिसको किसी तरीके से भी हम नहीं मान सकते। लेकिन ये 28 तारीख को उसका जवाब दे रहे हैं, वो पढ़ा लिखा जवाब पढ़े उन्होंने लिख के दिया, तो ये भी लिख कर दे रहे हैं, तो सामने आ जाएगी चीज़ कि क्या उन्होंने तो अगर कमेटी को इनके मुज़ाकरात ही वो मुतालबात ही मजाक लग रहे हैं, तो फिर जवाब लिखकर जो भी होगा वो अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल नहीं है। इसका मतलब है मुज़ाकरात को नाकाम ही समझे राना साहब? मेरा तो अपना भी ख्याल है कि ये मुज़ाकरात मुझे तो सिरे चढ़ते हुए नजर नहीं आते। तो फिर सियासी जो स्टेबिलिटी है वो कैसे आएगी? फिर वो एक ही हल है कि वाहिद एक ही रास्ता है, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही जो मुज़ाकरात उनके चल रहे हैं बकौल गौर साहब के वही चलते रहें, वहीं से कोई रास्ता निकलेगा? उनकी ख्वाहिश भी यही है, उनकी ख्वाहिश यही है, तो उधर करते रहे, करने हैं तो उधर करते रहे। देखिए ना, हम तो चाहते हैं स्टेबिलिटी आए, हम तो इतना काम कर रहे हैं रात दिन इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, आपके सामने ही है, तो उसके लिए तो हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, जिसके लिए हमने शुरू से कहा हम डायलॉग करने के तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन वहाँ पे जो माहौल है, जहाँ वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है, जिस तरह उनकी ज़हन की एक अंदर कन्फ्यूजन है या एक जुड़ा हुआ है नेगेटिविटी से, वो आपके सामने है। हमें तो यहाँ मैं आपकी बात को बिल्कुल अग्री करती हूँ कि नेगेटिविटी कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है, कि जिस दिन अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला है उसी दिन एक बड़ी कड़वी सी एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट की इसी फ़ौज के साथ ख़िलाफ़ जिनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही बात करें, मैं अग्री करती हूँ कि जब कोई फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आता है तो फिर वो जहर उगलना शुरू कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि उन्हीं से आपको बातचीत की ज़रूरत है और आपकी बातचीत उधर हो रही है। तो यहाँ तक तो मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ। अच्छा राना साहब, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा पर बड़ी तनकीद हो रही है, कैसा आपने क्या काम कर दिया है कि आप अमर होना चाहती हैं, आप इस मुल्क की जो नस्ल है उसको बताना चाहती हैं किताबों के ज़रिए, क्योंकि किताबों में तो वही कैरेक्टर्स होते हैं ना जिन्होंने बहुत कुछ किया हो, जो तारीख़ में अमर हों, जिनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हों। मरीम नवाज़ साहिबा का अपना काम और जो वो कर रही हैं वो शामिल करना, बड़ी तनकीद हो रही है कि वो औरत कार्ड जो है ना उसका फ़ायदा उठाना चाहती हैं। नहीं देखिए, इन 8-9 महीनों में जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने काम किए हैं या जितने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, वो मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरह इतने छोटे से टाइम पे औरत कार्ड हो, किसान कार्ड हो, बहुत सारी उसकी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह हिम्मत कार्ड है या दूसरे जितने भी कार्ड उन्होंने दिए हैं वो आपके सामने हैं। और कारोबार के लिए, यूथ के लिए मेरा ख्याल है इतने थोड़े टाइम पे इतने प्रोग्राम लॉन्च करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ठीक है। आप उसके लिए वोट लेना, आपने अच्छे काम किए हैं, आप उसका रिजल्ट चाहते हैं, तो अगले इंतखाबात में पता चल जाएगा कि आपके काम से लोग कितना इम्प्रेस हैं। तो ये तो एक वोट की सियासत है, वोट की कहानी है, वो उसके लिए तो कहते हैं ना वेट एंड वॉच। लेकिन 10वीं के निसाब में शामिल कर देना ये जस्टिफाई करता है? नहीं, मुझे तो इस डिटेल का नहीं पता, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई उसकी होगी जस्टिफिकेशन जिसके लिए कहा गया है। अब मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन होगी तो इस तरह तो नहीं कोई करता जो उन्होंने यही लिखा है ना, मरीम नवाज शरीफ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं, ये किया 2024 में पंजाब की वज़ीर आला का उन्होंने हलफ उठाया, मुख्तलिफ शोबों में काम किया। ये मैं आपको बता रही हूँ जो चीज़ें शामिल की गई हैं, तो यही तो मैं बात कर रही हूँ। 4 ये जस्टिफाई करता है कि आप अपने आने वाली नस्लों को पढ़ाएं? ये इंट्रोडक्शन जो है ये लिखने के वाला नहीं है कि पहली खातून वज़ीर आला है पाकिस्तान में, और ये वो कम एक बात है, बहुत छोटी बात तो नहीं है ये कि वे पहली खातून वज़ीर आला है। ये लिखना मेरा ख्याल है लिखना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए
तो अभी और मेरी बात सुने, ऐसे इल्जामात, पहले उन इल्जामात से बरी तो हो जाएं। वो अभी तो फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जाता है, उन इल्जामात के नीचे अभी अब हुकूमत चल रही है। सुन तो ले राना साहब, ऐसे इल्जामात के साथ ही अभी हुकूमत चल रही है। कोई अभी कुछ सब्र तो कर जाएं। तो समझ में नहीं आती कि इतनी जल्दी क्या आती है। अभी 5 साल पूरे होते, फिर 5 साल की कारकर्दगी बताती तो कुछ समझ में भी आता। अभी तो 1 साल हुआ है। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो उनका इंट्रोडक्शन की हद तक जिस तरह आपने बताया, वो तो मैं समझता हूँ बिल्कुल होना चाहिए। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनकी चीफ मिनिस्टर्स कौन है और उनका क्या सारा इंट्रोडक्शन है। तो इसमें तो मेरा ख्याल है हमें प्राइम मिनिस्टर हो या कोई हो, सबका पता होना चाहिए हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को। ना फहमीदा मिर्जा साहिबा, वो भी एक पॉलिटिशियन है। फिर उन्होंने कलसूम नवाज साहिबा, अपनी मरहुमा वालदा, उनको भी शामिल कर दिया। फिर बैलेंस करने के लिए पीपल्स पार्टी तनकीद ना करे, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी शामिल कर दिया, बेगम नुसरत भुट्टो को भी शामिल कर दिया। फिर चीज़ें बैलेंस भी की उन्होंने, विच इज़ गुड। तो ये तो मुझे आप बता रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये तो फिर और बिल्कुल और रुख पे चला गया ना, कि उन्होंने जो वो हमारे वुमेन या फीमेल जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में कुछ काम किया है या कंट्रीब्यूट किया या अचीव किया है, उसका सबका उन्होंने जिक्र किया वहाँ पे। बेनज़ीर साहब है, फिर इंतजार करें, दोबारा पीटीआई की हुकूमत आ गई, फिर बुशरा बीबी का नाम भी होगा उसमें, फिर उसमें आप समझ लें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का भी होगा। फिर तो उनकी ख़वातीन जो सियासत में जो लड़ी भी हैं, जेलों में भी रही हैं, फिर उनके लिए तो ये बड़ा वो होगा कि इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए। फिर तो वो भी शामिल करेंगे। जब वो सदा में पहुंचेगी हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो सदा तक पहुंचेगी। फमीदा देखे ना, वो थी वहाँ पे स्पीकर, बेनज़ीर साहब अपनी वज़ीर आज़म थी। कलसूम की जमहूरियत के लाजवाल जदोजहद है। तो ये तो मैं समझता हूँ इस तरह तो हमारे जो हमारी मोहतरमा फातिमा जिन्ना है, वो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उनका जिक्र नहीं, वो भी तो बहन थी ना, बिल्कुल जाती तौर पे बहन के तौर पे नहीं आया उनका। बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र सुपर पावर अमेरिका पर लगी हुई हैं, क्योंकि वहाँ बाइडन इंतज़ामिया के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने को है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की ताकत का सूरज तुलू होने जा रहा है। पाकिस्तान में जहाँ लोग ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में कौन कौन शरीक होने जा रहा है, वहीं वो जाते जाते अमरीकी सदर जो बाइडन से अमरीका में सालों से कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को माफ़ी मिलने की तवक्को भी कर रहे हैं, क्योंकि एक बरतानवी मीडिया हाउस ये रिपोर्ट कर रहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने जाते जाते बाइडन से सदारती मुआफ़ी की अपील की है। रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपने वकील के ज़रिए ये भी बताया कि नए शवाहिद सामने आने से उनकी बेगुनाही भी साबित हो सकती है। उम्मीद है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। ये उम्मीद इसलिए भी जागी क्योंकि अमेरिकी सदर जो बाइडन अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में अब तक अपने बेटे समेत 39 अफराद को सदारती मुआफ़ी दे चुके हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला एक अरसे से पाकिस्तान और अमरीकी ताल्लुकात के बीच में एक अहम नुक्ता चलता आ रहा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस वक्त अमरीका में एक मतनाज़ अदालती फ़ैसले के बायस 86 साल कैद की सज़ा काट रही हैं। अमेरिका ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर 9/11 के बाद दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया, जबकि उन्होंने अमेरिका छोड़ा और उन्होंने एक ऐसे शख्स से शादी की जो 9/11 वाक़े के मंसूबा साज खालिद शेख मोहम्मद का भतीजा था, और वो शादी के बाद अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो गई थी। अमेरिका ने 2008 में अफ़गान सूबे गज़नी से उन्हें गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े से कीमिया अज्जा और मतनाज़ तहरीरें बरामद की, ये दावा किया, और जिनमें न्यूयॉर्क हमले का जिक्र था। उन पर अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। पाकिस्तान ने माजी में कई सिफारती कोशिशें की, मगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कभी नहीं माना। तो सवाल ये है कि क्या अब इनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है? अगर जो बाइडन नहीं तो क्या नए अमरीकी सदर शवाहिद को देखते हुए
माफ़ी देने का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में दोबारा वापसी को बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है। सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर ये तब्दीली पाकिस्तान समेत दुनिया के लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है। मैं बात करूँगी, मुझे 92 न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी वाशिंगटन DC से ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में ये बड़ी इस पर बहस हो रही थी कि बिलावल भुट्टो को ऑफिशियली इनविटेशन मिला कि नहीं मिला। PTI तो बड़ी तनकीद कर रही थी कि डोनेशन टिकट्स मिलते हैं वहाँ पर, ये बड़ी लॉबिंग करनी पड़ती है, कोई ऑफिशियल इनके पास अगर इनविटेशन है तो दिखाएं। तो इस कहानी का अगर आपको मालूम हो कि वहाँ के जो इनविटेशंस हैं वो कैसे जाते हैं, किस लेवल पर जाकर मिलते हैं, टिकट्स होती हैं, क्या होता है जब दूसरे ममालिक को इनविटेशन जाते हैं हलफ बिरदारी की तकरीब के। जी देखें, जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल जो शुरू से ही चलता आ रहा है, एक रवायत है कि पहली 200 सीटें जो होती हैं वो सदर के करीबी दोस्त, उसके उनके डोनर्स जिन्होंने सारी ज़िंदगी लगाई होती है पार्टी के ऊपर, और जो उनके करीबी जो बिजनेसमैन और इस तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो उनके करीब होते हैं, उनको पहली 200 सीटों में दी जाती हैं। उसका जो दूसरी लेयर आती है 200 सीट जो 500 सीटों की, उसमें 435 कांग्रेस के अरकान होते हैं, 100 सेनेट के अरकान होते हैं, इसके अलावा उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो वो 600 के करीब वो सीट्स हो जाती हैं। उसके पीछे जिसको VIP सीट्स कहा जाता है, जो चौथी जो नंबर 4 और 5 और 6 जो होती हैं, वहाँ पे आपको जो वो डोनर्स नजर आते हैं जिन्होंने पैसे दे के जो है वो सीट लेते हैं ताकि वो करीब रहें सदर की स्पीच के दौरान। तो कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो को यही कहा गया था कि उस जगह पे आपको सीट दी जाएगी, जबकि जो ऑफरिंग है वो डिफरेंट है, लेकिन उनको कोई टिकट इशू नहीं हुआ था और ना ही उन्होंने कभी आने की यहाँ पे कोई बात की है। तो उस हवाले से मतलब कि ऑफिशियली पाकिस्तान को कोई इन्विटेशन नहीं आया, हुकूमती सतह पर कोई इन्विटेशन नहीं आया। देखिए, मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे मौजूद है, वो लेकिन वो अपनी जाती हैसियत में यहाँ पे मौजूद है, उनका किसी भी ऑफिशियल के साथ कोई यहाँ पे मुलाकात नहीं है। तो वो जाती हैसियत से कल यहाँ पे वो अटेंड करेंगे। हमारे जो जहाँ पे 600 डेलीगेट्स बैठेंगे वो उनमें भी उस सेक्शन में उनकी सीट हो, लेकिन उनकी करीबी सेक्शन में जहाँ पे वो टिकट्स पैसे दे के भी ली जाती हैं। जी, पैसे दे के भी टिकट्स ली जाती हैं, पैसे दे के टिकट ली जा सकती है। आप भी जा रहे हैं इस फंक्शन में? जी बिल्कुल, मैं फ्रंट सीट्स के ऊपर मुझे अकोमोडेशन मिली है। चौथी लाइन है वहां पे मेरी फ्रंट पे अकोमोडेशन। पैसों वाली सीट नहीं है आपकी? हाँ, फ्रंट पैसे वाली जगह तो वो पैसे वाली है, लेकिन अच्छा, मुझे पैसों के बगैर मिली है। अच्छा, आपको भी ताल्लुकात की बिना पर मिली है। चलें, बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस होगा। ये तो लाइटर नोट पर मैंने बात की। मुझे ये बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एक बार फिर से वाइट हाउस में आने के बाद क्या तब्दीलियां मतवक्के हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सियासी हालात को लेकर पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ क्या सोच रही है? जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने काफ़ी इसको खुले तरीके से बयान किया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान से मुतल्लिक या उस खित्ते से मुतल्लिक जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, और उनका यही कहना है कि बिजनेस इकोनॉमी फर्स्ट और अमेरिका की सुपरमेसी जो है वो सेकंड सतह पे होगी। तो उस हवाले से उन्होंने चाइना को भी आड़े हाथों लिया, ग्रीनलैंड को आड़े हाथों लिया, पानामा लेक को आड़े हाथों लिया, इंडिया को आड़े हाथों लिया, और इसके अलावा जो कनाडा के साथ आपने जो टैरिफ का मामला था उसको भी आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किसी जगह पे भी नहीं किया जो इस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि इंडियन लॉबी हर जगह पे मौजूद है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की जो बीवी है वो भी अब इंडियन है, पहले हमारी वाइस प्रेसिडेंट ही इंडियन थी। तो उस हवाले से इंडियन इन्फ्लुएंस आपको व्हाइट हाउस में नजर आएगा, स्टेट्स उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में नजर आएगा, जुडिशरी में नजर आएगा। पाकिस्तान के हवाले से कोई चीजें एजेंडे पर नहीं है, चले ठीक है, जाहिर है कि पाकिस्तान का कोई मसला, इमरान खान का तो मसला उनके लिए जाहिर है, उनके लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो उसमें रखें, लेकिन फिर जो ट्वीट्स का आना, फिर यहाँ से जवाब देना, फिर उधर से ये तो वो एक बड़ा शोर मच गया था कि जैसे ट्रंप इंतजामिया जब आएगी तो ये इशू जरूर उठेगा और इमरान खान के लिए जाहिर है कुछ आसानियां पैदा हो सकती हैं। इसका मतलब तहरीक इंसाफ की बड़ी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एक लॉबी का नतीजा ही लग रहा था।
देखें, जो इस वक्त जो जिसे कहते हैं मनसूबा साजी, फैसला साजी, उसके ऊपर इसका कोई असरअंदाज नहीं है। 22 तारीख को एक पीटीआई वाले यहाँ पे हेयरिंग भी रख रहे हैं, वो हेयरिंग तो ब्रीफिंग रख रही है यहाँ पे कांग्रेस में, उसका भी कोई असर नहीं है। उस हवाले से जो लॉबिंग है वो तो एक कंसिस्टेंट प्रोसेस का नाम है, जो 4-5 साल गुजरने के बाद आप मिलियंस ऑफ डॉलर लगाने के, जैसे सऊदी अरेबिया $20 मिलियन साल का वाशिंगटन में लगाता है लॉबिंग पे, ताकि उनके जो इस वक्त उनकी जो गवर्नमेंट है उसको तनकीद का निशाना न बनाया जाए। तो उस वाले से बड़ा कॉस्टली जो प्रोसेस है, क्योंकि पाकिस्तान अलाइन नहीं करता, इसलिए इमरान खान का बाहर आना बिल्कुल एक गैर फितरी सी बात है। और इसी तरह से अमेरिका का पाकिस्तान के बारे में सोचना गैर फितरी सी बात है। और इसी हवाले से इस तरह की बातों को सोशल मीडिया में तो पाकिस्तान में तो कहा जा सकता है कि बहुत असर है, लेकिन वाशिंगटन में नोबडी केयर्स, किसी को परवाह नहीं है कि क्या पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान में अमेरिका का कोई खास मफाद रखा नहीं। स्पेशली जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, उनके वाकई कोई यहाँ पर इंटरेस्ट रहे नहीं है उस तरीके से, जब से अफगानिस्तान से निकले हैं। मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई को उस पर बड़ी बात हो रही है कि उन्होंने बाइडन से कहा जाते जाते मर्सी अपील कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे समेत 39 लोगों को माफ़ किया है। तो उधर से एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद इधर भी सुन लिया जाए। फिर आपसे जब बात हो रही थी, आपने कहा कि डॉक्टर मोहसिन अंसारी, इनका बड़ा रोल है। ये शख्सियत कौन है, इन्होंने क्या रोल प्ले किया है अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई नज़दीक आ गई है? जी, जो इकना के प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोहसिन अंसारी, बहुत हम्बल इंसान। उन्होंने पाकिस्तान में जब अभी पीछे जो सैलाब आए थे, जले आए थे, मिलियंस ऑफ डॉलर, मोर देन $30 मिलियन, सबसे पहले इनकी जो तंजीम है इकनॉमिक जो काउंसिल ऑफ रिलेशन, जो उसने सबसे पहले पाकिस्तान को डोनेशन दी थी। अमेरिका भर में इस वक्त जो वहाँ पे आग लगी हुई है, इनकी तंजीम भी वहाँ पे जो है वो ऑन ग्राउंड रजाकार के तौर पे काम कर रही है। इन्होंने अभी यहाँ पे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के जो लीडिंग रैंकिंग मेंबर हैं, उनके साथ मिलकर 6 अफराद ने, कांग्रेसमैन 2 सेनेटर और 4 कांग्रेसमैन ने मिलके एक मसवदा तैयार किया, उसको अप्रूव करवाया और सारी जगहों पे फोन कॉल्स किए, लोगों को ऑन बोर्ड किया, और वो जो डॉक्यूमेंट था जो साइन करना था माफी का, उसको सदर बाइडन की टेबल तक पहुंचा दिया। अच्छा। अब ये बात है फ्राइडे, जुम्मे वाले दिन की, तो ये बात वहां पे पहुंच गया। अब हम इनके बाद बहुत कम टाइम था, सदर ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अगर मुझे लिख के दे देता है, ठीक है जी आप इसको छोड़ दे, तो मैं छोड़ दूँ। फिर उन्होंने दौड़ें लगानी शुरू की। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के वीकेंड था, प्रेसिडेंशियल सारी सिक्योरिटी जो है वो वाशिंगटन में लगी हुई है, कोई बंदा अवेलेबल नहीं था। तो अभी तक ये मामला जो है अभी चंद घंटे रह गए हैं, अभी 12 घंटे रह गए हैं। तो इसका मतलब ये मामला लटका हुआ है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से उनको लिख कर दे दिया जाए, तो वो जो मर्सी अपील है उस पर सिग्नेचर्स कर देंगे। तो इसका मतलब है हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ज़ाहिर है कुछ चंद घंटे रह गए ना उनका तकरीबन, आप कह सकते हैं 50-50 चांसेस हैं। आज यहाँ पे इतवार है, इतवार वाले दिन अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कोई डॉक्टर मोहसिन अंसारी या हमारे यहाँ पे सफीर हैं या जो यहाँ पे सेनेटर्स बड़े रैंकिंग मेंबर हैं मेरीलैंड से, उन्होंने इसको लीड किया, या जो कांग्रेस की जो खातून है उन्होंने इसको लीड किया, तो अगर वो किसी तरीके से वो साइन करवा लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से, जो कि बहुत एक अनहोनी बात होगी कि साइन हो जाए, तो उसके नतीजे में रिहाई हो सकेगी। लेकिन अगर वो साइन नहीं होते तो सदर बाइडन का आज आखिरी दिन है यहाँ पे व्हाइट हाउस में। यहाँ पे मैं इस वक्त व्हाइट हाउस में ही मौजूद हूँ, तो यहाँ पे उनकी सिग्नेचर अगर हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन 50-50 चांस लग रहा है। तो ये डॉक्टर अंसार की का आप जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब हुकूमत पाकिस्तान की कोई उतना इम्पोर्टेंट किरदार नहीं है जो डॉक्टर अंसार की आप बात करें, उन्होंने जो रोल प्ले किया है। जी बिल्कुल, डॉक्टर मोहसिन अंसारी साहब जो हैं उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है, और इस वक्त भी वो वहाँ पे मौजूद, वाशिंगटन में ही मौजूद हैं, और इसी काम के ऊपर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के किसी बंदे से जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उस तक रसाई हासिल हो सके। तो इसका मतलब है अगर ये थोड़ा सा जो टाइम रह गया इसमें सदर जो बाइडन है वो नहीं कर पाते, तो डोनाल्ड ट्रंप का तो ये मिजाज नहीं है कि वो इस पर कोई स्टैंड ले सके, या उधर से भी डोनाल्ड ट्रंप ने हर चीज को डॉक्टर शकील अफरीदी के साथ मशरूत कर दिया। जो पिछली 2 दफा उनसे बात हुई, मैं भी उस ब्रीफिंग में मौजूद था, तो उनसे जब बात हुई तो उनसे कहा गया कि डॉक्टर शकील अफरीदी की बात की, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो ओपन हूँ सारी ऑप्शंस के लिए, अगर मुझसे कोई बात करे।
तो ये उनसे प्रेसिडेंट बनने से पहले की बात है। तो अब वो आएंगे ऑफिस में, अगर इस तरह की कोई बात आती है जिसमें प्रिज्म स्वैप, जो कि पूरी दुनिया में एक नॉर्मल प्रोसेस है, अगर ये हो जाता है तो फिर मुमकिन होगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अदरवाइज गैर मशरूत तरीके से मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप इसकी तरफ आएंगे। जाते जाते आखिरी सवाल, क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हैं इस वक्त, जाहिर है वहाँ कैलिफोर्निया में जो आग लगी है उसको भी तरह तरह के रंग दिए जा रहे हैं। हर साल इस तरह के वाक़यात होते हैं, सिर्फ अमेरिका में नहीं, दुनिया के और ममालिक में भी होते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या वहाँ पर भी ये बहस हो रही है कि इस दफ़ा अमेरिकी मशीनरी वहाँ पर उस तरीके से वो काम या वो उनकी पाद नज़र नहीं आई, जिस तरीके से आग बढ़ती चली गई और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ यहाँ, क्या वहाँ पर भी अमेरिका पर इस तरीके से लोग डोमेस्टिकली तनकीद कर रहे हैं इस वाक़े को लेकर? जी बिल्कुल, बहुत सख्त तनकीद हो रही है। सदर बाइडन की जो पार्टी है, वो कैलिफोर्निया जो है वो डेमोक्रेट स्टेट है, तो उस वाले से जो इस वक्त गवर्नमेंट जो बन रही है वो रिपब्लिकन की है, तो शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कैलिफोर्निया में इनका $150 मिलियन जो है फंड्स कट भी किए थे फायर ब्रिगेड के, तो उस वाले से भी इनका निशाना बनाया जा रहा है कि इनको कुछ अकल ही नहीं है किसी भी गवर्नमेंट करने का, इनको फंड इस्तेमाल करने की अकल नहीं है, इनको गवर्नमेंट चलाने का पता नहीं है, इनको क्राइसिस को कैसे डील करना है उसका पता नहीं है। तो उस वाले से इस वक्त सख्त शदीद जो है वो परेशानी के आलम में है, और उन्होंने वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है। बिल्कुल जैसे किसी डेवलपिंग कंट्री में कर्फ्यू नाफिज होता है, बिल्कुल वहाँ पे इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं है, आप ड्रोन नहीं वहाँ पे उड़ा सकते, आप वहाँ पे पैदल वॉक नहीं कर सकते, आपको जो रिपोर्टिंग मिलनी है आपको घर बैठे मिल जानी है, आप खुद से कोई वहाँ पे जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो उस वाले से बिल्कुल बाइडन इंतजामिया बेबस नजर आई है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, 9 न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।